हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ खुशी और आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एक्ट का, जो कि है रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये टॉपिक बचा हुआ है और ये टॉपिक बचा हुआ है। ओके, तो पहले आई विल डील विद दिस एंड देन आई विल डील विद दीज टू। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये डील होता है तुम्हारे चैप्टर 2 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट के। इस चैप्टर का नाम है रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002, वो रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एक्सेस को। मतलब जो आपके आसपास जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसे कौन एक्सेस कर सकता है, कब एक्सेस कर सकता है, क्या मैनर होगा, वो सारी चीज़ें आती है रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर। तो इंडिया में 3 टायर स्ट्रक्चर है जो रेगुलेट करता है इस एक्सेस को। सबसे ऊपर NBA, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मैटर करते हैं रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग access to biological resources and their sustainable use. It also provides funds and a separate budget for research projects on biological resource. तो जो NBA होता है वो रेगुलेट करता है एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्स, कैसे करता है अभी हम लोग देखेंगे, और प्रोवाइड करता है फंड्स एंड बजट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ओके, तो 2 चीज़ें करता है, एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्स और फंड्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये भी रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को फॉर कमर्शियल पर्पसेस बाय इंडियंस, और रिस्ट्रिक्ट करता है एक्टिविटीज़ जो वायलेट करती हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ एंड इक्विटेबल शेयर। देखो ये तुम्हें पूरे एक्ट में मिलेगा, सस्टेनेबल कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ और इक्विटेबल बेनिफिट्स। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है इन कंसल्टेशन विथ NBA के से कंसल्ट करके वो नोटिफाई करती है थ्रेटेंड स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं और रेगुलेट करती है उनका कलेक्शन, रिहैबिलिटेशन और कंजर्वेशन। अब देखते हैं कौन से पर्टिकुलर सेक्शंस हैं इससे रिलेटेड। सेक्शन 3, certain persons not to undertake biodiversity related activities without approval of National Biodiversity Authority। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रिफर्ड है सबसेक्शन 2 में, वो बिना NBA की प्रीवियस अप्रूवल लिए, विदाउट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द NBA, obtain any biological resource occurring in India or knowledge associated thereto for research or for commercial utilization or for biosurvey and bioutilization। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा इंसान जो सबसेक्शन 2 में रेफर है, वो उसे NBA की पहले प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। क्या करना होगा, NBA से प्रायर अप्रूवल लेना होगा for any biological resource occurring in India or knowledge associated thereto for research or commercial utilization or for biosurvey or bioutilization। तो कब इसे सबसेक्शन 2 के लोगों को NBA से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा? कब? जब उन्हें ऑब्टेन करना हो कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स जो कि इंडिया में अकर होता है, या कोई ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि इससे एसोसिएटेड हो। किस लिए? या तो रिसर्च करने के लिए, या तो कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए, बायो सर्वे के लिए, या बायो यूटिलाइजेशन के लिए। किस किस के लिए आप यूज़ कर रहे हो? या तो आपको रिसर्च करना है, या तो आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए चाहिए आपको वो बायोलॉजिकल रिसोर्स, या तो आप बायो सर्वे करना चाहते हो, या बायो यूटिलाइजेशन। इन सारे ही पर्पज़ के लिए अगर आप कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑब्टेन करना चाहते हो तो आपको पहले NBA की अप्रूवल लेनी होगी। किन लोगों को लेनी होगी? जो सब क्लॉज 2 में मैंशनड है। अभी हम देखेंगे कौन लोग हैं जिनको ज़रूरत है NBA की अप्रूवल की। और इसमें जो टर्म यूज़ हुआ है बायो सर्वे, तो बायो सर्वे मतलब एक तरीके का साइंटिफिक स्टडी होता है जिसमें लोग, मतलब जो सर्वे होता है वो होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू एक्सेस द कंडीशन ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्स। तो वहाँ का जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, जो वहाँ के इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, उनके सर्वे को बायोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। वैसे ही बायो यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज़ करना बायोलॉजिकल मटीरियल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी। तो जब बायो जो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जब हम डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं तो उसे बायो यूटिलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि ट्रीज़ या फर्नीचर का यूज़ करना या लिविंग प्लांट का यूज़ करना टू प्योरीफाई एयर इन एन ऑफिस बिल्डिंग, ये एग्जांपल है बायो यूटिलाइजेशन का।
ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि किस किस के लिए करते हैं, रिसर्च के लिए करते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए, बायो सर्वे और बायो यूटिलाइजेशन कौन करता है, सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। तो अ पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, या तो वो सिटीज़न ही नहीं है या तो वो सिटीज़न है बट वो नॉन रेसिडेंट है, जो कि डिफाइंड है नॉन रेसिडेंट कौन होते हैं, सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, तो या तो सिटीज़न ही नहीं है या तो सिटीज़न है बट रेसिडेंट नहीं है। नेक्स्ट, कोई बॉडी, कॉर्पोरेट, एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन जो कि या तो इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, या तो इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड है इंडिया में बट इट हैज़ एनी नॉन इंडियन पार्टिसिपेशन इन इट्स शेयर कैपिटल और मैनेजमेंट। तो उसके जो नॉन इंडियन का मतलब क्या हो गया, फॉरेनर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, या सो फर्स्ट इज या तो सिटीज़न ना हो या तो वो सिटीज़न हो बट रेसिडेंट ना हो। ओके, नेक्स्ट इज़ अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या एसोसिएशन के बारे में, तो या तो वो इनकॉर्पोरेटेड ही ना हो या रजिस्टर्ड ना हो, या तो इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड हो बट उसका जो क्या कहते हैं, उसके शेयर कैपिटल में या उसके मैनेजमेंट में कोई फॉरेनर हो। ओके, तो इन सारे केसेस में पहले आपको एनबीए से अप्रूवल लेना होगा। किस किस पर्पस के लिए, अगर इन सारे ही लोगों को करना है, रिसर्च करना है, कमर्शियल यूज़ करना है, बायो सर्वे करना है या बायो यूटिलाइजेशन करना है, तो एनबीओ का अप्रूवल लेना होगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 4, रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च नॉट टू बी ट्रांसफर्ड to certain persons without approval of NBA. No person shall, without the previous approval of NBA, transfer the result of any research relating to any biological resource occurring in or obtained from India for monetary consideration or otherwise to any person who is not a citizen of India or a citizen of India. This is second one. Of India who is a non-resident as defined in the Income Tax Act. Next, body, corporate, organization. First, which is not registered or incorporated or in India, or which has any non-Indian participation in its share capital management. तो देखो लिस्ट वाइज सेम है जो ऊपर लिखा हुआ था, सिटीज़न है या तो सिटीज़न नहीं है या तो सिटीज़न है बट रेसिडेंट नहीं है, या तो बॉडी और कॉर्पोरेट के रेफरेंस में या तो रजिस्टर्ड नहीं है या तो रजिस्टर्ड है बट नॉन इंडियन पार्टिसिपेशन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन बिना एनबीए के अप्रूवल के इनको ट्रांसफ़र नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? ट्रांसफ़र नहीं करेगा रिजल्ट ऑफ एनी रिसर्च रिलेटिंग टू एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स। तो क्या नहीं करना है? ट्रांसफ़र नहीं करना है रिजल्ट ऑफ रिसर्च। कैसी रिसर्च? जो रिलेटेड हो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से अकरिंग इन इंडिया या ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया। किस चीज़ के लिए? फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन या तो अदरवाइज। तो कोई भी पर्सन ये लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनको नहीं करेगा ट्रांसफ़र। क्या? रिजल्ट ऑफ रिसर्च जो कि हो किसी बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स से, या तो जो ऐसा बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स जो कि या तो इंडिया में अकर करता है या ऑब्टेन हुआ है इंडिया से फॉर मॉनेटरी कंसंट्रेशन या अदरवाइज। ओके, नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ट्रांसफर डज नॉट इंक्लूड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर्स और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज इन एनी सेमिनार और वर्कशॉप इफ़ सच पब्लिकेशन इज़ एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो अगर आप कोई ऐसा पब्लिकेशन कर रहे हो अपने रिसर्च पेपर का या किसी तरह नॉलेज डिसेमिनेट कर रहे हो किसी सेमिनार में, डिसेमिनेट का मतलब होता है सर्कुलेट करना, ओके, सेमिनार में या वर्कशॉप में। तो अगर आप कोई पब्लिकेशन कर रहे हो या तो किसी तरह नॉलेज डिसेमिनेट कर रहे हो सेमिनार या वर्कशॉप में और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ये आपका जो पब्लिकेशन है या डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो वो ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं होगा।
इसका क्या मतलब है? मतलब आप जो भी ऊपर लिस्ट में दिए हुए लोग थे उन्हें आप ये कर सकते हो उनके रेफरेंस में, मतलब पब्लिकेशन कर सकते हो, नॉलेज कर सकते हो, सेमिनार में बता सकते हो, वर्कशॉप में बता सकते हो, वो ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, उसे ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 5, सर्टेन प्रोविजंस नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन कोलैबोरेटिव रिसर्च projects. The provision of section 3 and 4 shall not apply to collaborative search projects. तो 3 बात करता है तुम्हारा कमर्शियल यूज़ के लिए, या तो बायो सर्वे के लिए, या तो बायो यूटिलाइजेशन के लिए, या तो पहला क्या था, या तो रिसर्च के लिए ना, और फोर्थ में क्या बात कर रहा था, ट्रांसफ़र ऑफ रिसर्च। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के प्रोविजंस हैं वो नहीं अप्लाई करेंगे कोलैबोरेटिव सर्च प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग देयरटू between institutions including government sponsored institutions of India and such institutions in other country if such collaborative research product satisfy the conditions specified in subsection 3. तो for the purpose of section 3 और section 4 जिसमें आपको मना किया गया है रिसर्च से रिलेटेड बिना प्रायर अप्रूवल के आपको एनबीए का प्रायर अप्रूवल लेना होगा, या तो यहाँ पे कहा गया है कि ट्रांसफ़र करने के लिए एनबीए का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसका एक्सेप्शन दिया हुआ है कि कब सेक्शन 3 और 4 नहीं अप्लाई होगा, जब सेक्शन 5 क्लॉज 3 सब क्लॉज 3 की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होंगी, तब ये अप्लाई नहीं होगा। ओके, पहले देखते हैं 3 में लिखा क्या है। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोडक्ट्स शैल conform to the policy guidelines issued by government, central government, approved by central government. तो अगर आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव किया है, उस केस में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 नहीं अप्लाई होगा। ओके, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक्सचेंज हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है बायोलॉजिकल रिसोर्स का इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जिसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस भी आ सकती हैं या किसी अदर कंट्री की भी इंस्टीट्यूशंस आ सकती हैं, अगर उनके बीच में ट्रांसफ़र या एक्सचेंज हो रहा है प्रोजेक्ट्स का इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, तो उन पे सेक्शन 3 और 4 कब नहीं लगेगा, जब वो ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगी, जो कि है पॉलिसी गाइडलाइंस फॉलो कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट का उनके पास अप्रूवल है। ओके, सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है ऑल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोडक्ट्स अदर देन दोज रेफर टू इन सबसेक्शन 1, मतलब वो जिनको या तो गाइडलाइंस वो फॉलो कर रहे हैं प्लस जिनको अप्रूवल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अदर देन दोज रेफर टू इन सबसेक्शन 1 which are based on agreements concluded before the commencement of this act and in force shall to the extent the provisions of agreement are inconsistent with the provisions of this act or any guideline issued under clause A of section 3 shall be void. तो इसमें ये लिखा हुआ है वो सारे agreements जो कि आए थे कंक्लूड हुए थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के आने से पहले जो अग्रीमेंट हुए थे उसकी बात करता है। तो अगर वो किसी मैनर में इनकंसिस्टेंट है, ठीक, इस एक्ट से किसी तरह इनकंसिस्टेंट है या गाइडलाइन से इनकंसिस्टेंट है, जो कि यहाँ पे दी हुई है सब क्लॉज 3, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है गाइडलाइंस, या तो उनसे इनकंसिस्टेंट है या तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट से इनकंसिस्टेंट है, तो जितना वो इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है ना, टू द एक्सटेंट द प्रोविजंस ऑफ अग्रीमेंट आर इनकंसिस्टेंट। मान लो एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट है, उसका इतना पोर्शन इनकंसिस्टेंट है एक्ट से या गाइडलाइन से और इतना नहीं है, तो ये सारा वैलिड ही रहेगा, इतना अवॉइड हो जाएगा। ये जो टर्म लिखा है टू द एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ अग्रीमेंट, इसका यही मतलब है कि जितने एक्सटेंड तक जितना आपका गाइडलाइंस के अगेंस्ट है या एक्ट के अगेंस्ट है उतना ही वॉइड होगा, बाकी आपका वैलिड होगा। ओके, तो
सबसेक्शन 2 में यही दिया हुआ है कि वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो कि सबसेक्शन 1 के अलावा जो हैं और जो कंक्लूड हुए थे इस एक्ट के आने से पहले, वो इनकंसिस्टेंट होंगे अगर वो वॉयलेट करते हैं या तो सेक्शन 3A को या तो इस एक्ट को, बायोडाइवर्सिटी एक्ट को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 6, एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स not to be made without approval of NBA. Any person or entity covered under subsection 2 of section 3 subclause 2 applying for intellectual property right by whatever name called in or outside India or for any invention based on any research or information on a biological resource which is accessed from India, including those deposited in repositories outside India or traditional knowledge associated thereto, shall obtain prior approval of the NBA before grant of such intellectual property rights. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर कोई पर्सन है या एंटिटी है, एनी पर्सन और एंटिटी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 3 सेक्शन 3, सो सेक्शन 3 के 2 में याद है कौन कौन था? या तो सिटीज़न नहीं है, या तो सिटीज़न है बट नॉन रेसिडेंट है, या तो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में था कि या तो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, या तो इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड है बट उसमें कोई फॉरेनर है मैनेजमेंट या शेयर कैपिटल में। तो अगर ये वाला लिस्ट है, यहाँ पे कोई पर्सन या एंटिटी है जो इस लिस्ट को बिलोंग करता है, ओके। और सेक्शन 3 अप्लाइंग फॉर एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो अप्लाई करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन और आउटसाइड इंडिया। ये अप्लाई कर रहा है या तो इंडिया में कर रहा है या तो आउटसाइड इंडिया कर रहा है। फॉर एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय वॉट एवर इन और आउटसाइड इंडिया फॉर एनी इन्वेंशन, किस चीज़ के लिए? फॉर एनी इन्वेंशन बेस्ड ऑन एनी रिसर्च और इन्फॉर्मेशन ऑन अ बायोलॉजिकल रिसोर्स। ये इन्वेंशन किस पे बेस्ड है? किसी रिसर्च या इन्फो पे, बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्स। ओके, क्या लिखा है? एनी इन्वेंशन बेस्ड ऑन एनी रिसर्च और इन्फॉर्मेशन ऑन अ बायोलॉजिकल रिसोर्स विच इज़ एसेस्ड फ्रॉम इंडिया। तो कोई पर्सन एंटिटी है, इस लिस्ट में बिलोंग करता है, आईपीआर के लिए उसने फाइल किया या तो इंडिया में ही या तो आउटसाइड इंडिया, किसी इन्वेंशन के लिए आईपीआर उसने फाइल किया, तो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी इन्वेंशन के लिए उसने किया है ना। तो वो इन्वेंशन कैसा है? वो है बेस्ड ऑन एनी रिसर्च या इन्फॉर्मेशन जो उसे बायोलॉजिकल रिसोर्स से मिली है, और बायोलॉजिकल रिसोर्स ऐसा है जो कि एसेस हुआ है फ्रॉम इंडिया, एसेस फ्रॉम इंडिया। और इसमें वो भी आएंगे जो कि रिपोजिटरीज़ में हैं आउटसाइड इंडिया। ओके, इंक्लूड्स बायोलॉजिकल रिसोर्सेज डिपॉजिटेड इन रिपोजिटरीज आउटसाइड इंडिया, प्लस इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज में इंक्लूड होगी। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो आईपीआर के लिए किसी ऐसी इन्वेंशन के लिए जो कि बेस्ड है ऑन रिसर्च इन्फो ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स एसेस्ड फ्रॉम इंडिया, तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एनबीए का। ओके, नेक्स्ट लिखा है एनी पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 7 अप्लाइंग फॉर एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट by whatever name called in or outside India for any invention based on any research or information on a biological resource which is accessed from India including those deposited, वही सेम चीज़ लिखी हुई है, shall register with the register, यहाँ पे बोला गया है register with the national biodiversity before grant of such। तो अब देखो कोई भी ऐसा पर्सन या एंटिटी जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 7 और आईपीआर के लिए अप्लाई करते हैं, वही इन्वेंशन है, बेस्ड है रिसर्च या इन्फो पे जो कि बायोलॉजिकल रिसोर्स पे है, एसेस्ड फ्रॉम इंडिया, इसमें इंक्लूड होगा तुम्हारा वो बायोलॉजिकल रिसोर्स है जो कि रिपोजिटरीज़ में है आउटसाइड इंडिया, और ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ऐसा कुछ आपको अगर करना है आईपीआर के लिए, आप फाइल कर रहे हो, तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा विथ एनबीए। ओके, तो अब सेक्शन 7 में कौन कौन आता है, तो उसके लिए सेक्शन 7 हम लोग देखते हैं। तो देखो, no person other than the person covered under subsection 2 of section 3 shall access any biological resource and its associated knowledge for commercial utilization without giving prior intimation to the concerned state biodiversity board। तो अब देखो सेक्शन 3 के 2 के अलावा जितने लोग हैं, मतलब वहाँ कौन इसमें आ जाएगा, 3(2) में था कि सिटीज़न नहीं है, तो यहाँ पे सिटीज़न आ जाएगा।
दूसरा बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में था कि इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो यहाँ पे वो हो जाएंगे जो इनकॉर्पोरेटेड है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है। या तो सिटीजन है, या तो बॉडी या कंपनी या एसोसिएशन जो भी इनकॉर्पोरेटेड हो, तो वो सारी कवर करता है सेक्शन 7। तो अगर इनमें से किसी को अप्लाई करना है आईपीआर के लिए, कोई ऐसी इन्वेंशन के लिए जो कि बेस्ड है ऑन रिसर्च इंफॉर्मेशन बायोलॉजिकल रिसोर्स एसेस्ड फ्रॉम इंडिया, तो उसको अप्लाई करने से पहले, ग्रांट होने से पहले, बिफोर ग्रांट ऑफ सच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसे रजिस्टर करना होगा विथ एनबीए। ओके, ऊपर था ग्रांट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से पहले आपको प्रायर अप्रूवल देना होगा विद रेफरेंस टू 3(2) की बात हो रही थी यहाँ पे 7 वाली लिस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे रजिस्टर करना होगा एनबीए के साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एनी पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 7, वही सेम ऊपर वाली लिस्ट, who has obtained intellectual property rights by whatever name called in or outside India for any invention based on any biological resource or information on a biological resource accessed from India, वही सेम चीज़ लिखी हुई है, deposited outside India in repositories or traditional knowledge, shall obtain prior approval of the national biodiversity at the time of commercialization। तो ये जो पर्सन है इसने अब रजिस्टर करवा लिया एनबीए से, उसके बाद इसे ग्रांट हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये जो इन्वेंशन है इसका कमर्शियलाइजेशन करने से पहले क्या करने से पहले, कमर्शियलाइजेशन करने से पहले इसको फिर से लेना होगा प्रायर अप्रूवल, किससे, एनबीए से। ओके, नेक्स्ट, एनबीए में वाइल ग्रांटिंग द अप्रूवल अंडर दिस सेक्शन इम्पोज बेनिफिट शेयरिंग fee or loyalty or both, or impose condition including the sharing of benefits arising out of the commercial utilization of such rights। तो इस केस में अप्रूवल देते टाइम एनबीए कह सकता है कि आप जो अपने बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उससे आप शेयर करो। बेनिफिट शेयरिंग के लिए फीस लगा सकता है, या तो रॉयल्टी लगा सकता है, या इम्पोज कर सकता है कंडीशंस की, जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो आप शेयर करो। ओके, नेक्स्ट, कौन से बेनिफिट्स जो कि अराइज हो रहे हैं, कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ सच राइट्स। तो आप जब इस इन्वेंशन का कमर्शियल यूटिलाइजेशन कर रहे हो उससे जो बेनिफिट्स मिलेंगे उसको आप शेयर करोगे। ओके, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर एनी राइट अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़। तो प्लांट वेराइटीज़ के अंडर अगर वो आता है, अगर आप जो इंसान है वो एप्लीकेशन दे रहा है लॉ रिलेटिंग टू प्लांट वेराइटीज़, तो उस पर सेक्शन ओवर अप्लाई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है वेयर एनी राइट इज़ ग्रांटेड अंडर लॉ रिफर टू इन सबसेक्शन 3, मतलब प्लांट वेराइटी लॉ से, प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉ, द कंसर्न अथॉरिटी ग्रांटिंग सच राइट शैल एंडोर्स अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट ग्रांटिंग द राइट टू एनबीए। तो जो भी अथॉरिटी इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन में, प्लांट वैरायटी से रिलेटेड लेजिस्लेशन में जो भी अथॉरिटी इनको राइट दे रही है वो कॉपी देगी एनबीए को। ठीक, मतलब किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू राइट दे रही होगी ना, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा ना कि हम आपको ये राइट दे रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट की कॉपी वो एनबीए को देंगे। नेक्स्ट, प्रायर इंटीमेशन टू स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड फॉर एक्सेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्स फॉर सर्टेन पर्पसेस। तो ये लिखा हुआ है नो पर्सन अदर देन द पर्सन कवर्ड अंडर सबसेक्शन 3(2)। अभी तक तो याद हो गया होगा 3(2) में कौन आता है, या तो सिटीजन हो, रेसिडेंट ना हो, या तो कंपनी एसोसिएशन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो इनकॉर्पोरेटेड ना हो, या इनकॉर्पोरेटेड हो बट नॉन रेसिडेंट, उसका शेयर कैपिटल में हो या तो मैनेजमेंट में हो। तो और कोई भी इंसान इनमें से no person other than the person covered under subsection 2 of section 3 shall access any biological resource and its associated knowledge for commercial utilization without giving prior intimation to state biodiversity board। तो इनके अलावा जितने हैं अगर उनको यूटिलाइज करना है, कमर्शियल यूटिलाइजेशन करना है किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स का, तो पहले उन्हें
स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को बताना पड़ेगा, ठीक। और ये जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होगा टू क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 23 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 24। मतलब सेक्शन 23 का बी और सेक्शन 24 का सब क्लॉज 2, इस पर ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, ओके। तो 23 का भी हम लोग ने पहले ही देख लिया है, वो डील करता है कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ग्रांट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है अप्रूवल, ओके। और सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 क्या करता है कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के ओपिनियन में अगर जो आपकी एक्टिविटी है या तो वो डिट्रीमेंशियल है या तो कॉन्ट्ररी है टू कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ या फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग से, तो वो ऑर्डर दे सकता है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए, ठीक। ये जो आपको अप्रूवल मिल रहा है उसके लिए उसको या तो कम मना कर सकता है कि आप ये एक्टिविटी अपनी रिस्ट्रिक्टेड रखो, ठीक है, या तो वो ओवरऑल रिजेक्ट कर सकता है अगर उसको लगता है कि ये डेट्रीमेंशियल या कॉन्ट्ररी है। कौन से प्रिंसिपल से? कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़, जो मतलब बेसिक 3 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पूरे एक्ट में, उसके अगेंस्ट है तो, ठीक। नेक्स्ट, अब कहाँ पे ये ऊपर वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा? सब सेक्शन 1, provided that the provisions of this section shall not apply to the codified traditional knowledge, cultivated medicinal plants and its products, local people and communities of the area, including growers and cultivators of biodiversity, and to vets, hakims and registered Ayush practitioners who have been practicing indigenous medicines, including Indian system of medicine as profession for sustenance and livelihood. तो किस पे अप्लाई नहीं हो रहा है? पहला कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज पे अप्लाई नहीं हो रहा है। कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज वो नॉलेज जो कि हमेशा से मतलब बहुत टाइम पीरियड से रही है, जैसे कि एंशियंट टेक्स्ट में या पब्लिक एक्सेसिबल रिकॉर्ड्स में जो रही है, उन पे अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 1। मतलब उसके कमर्शियल यूज़ के लिए आपको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, कल्टिवेटेड मेडिसिन प्लांट्स और प्रोडक्ट्स, इसमें क्या कहते हैं एक्सेप्शन है सब क्लॉज 1 के, यहाँ पे भी आपको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की प्रायर परमिशन नहीं लेनी होगी। इसमें इंक्लूड होते हैं प्लांट्स जो कि स्पेशली मेडिसिनल यूज़ के लिए ग्रो किए जाते हैं, बट इसको पढ़ा जाता है सब सेक्शन 2 से, ठीक है, क्लॉज 2 के साथ इसको पढ़ेंगे, ओके। लोकल पीपल एंड कम्युनिटीज़ भी नहीं इंक्लूड होंगी, उनको भी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, जो वैद है, हकीम है या आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं आयुर्वेद है और इन सब को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं अपने एज अ प्रोफेशन या लाइवलीहुड के लिए, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे इसमें, ओके। अब देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था वो देखते हैं क्या है। इन केस ऑफ कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट्स द एग्जेम्पशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अवेलेबल ओनली इफ अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेज कमेटी याद है ना, सेक्शन ये किस में थी? 41 में दी हुई है, ओके। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये एक्सेप्शन तभी अप्लाई होगा जब आप क्या दोगे? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ओके। तो आपको पहले बीएमसी से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑब्टेन करना पड़ेगा, तब ये एक्सेप्शन लगेगा, अदरवाइज आपको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। Next, BMC shall on the basis of entries made in such books maintained in such manner issue the certificate of origin under subsection 2 in such manner as may be prescribed। तो जो BMC है वो क्या कहते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब मैनर है उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करेगी, जो भी प्रिस्क्राइब मैनर है उसमें जिस भी प्रिस्क्राइब तरीके से, ओके। चलो, तो फिर ये हो गया पूरा कंप्लीट। इसमें हमने पढ़ा सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7। एक बार और देख लेते हैं। तो सेक्शन 3 में तो था तुम्हारा कि एनबीए का कब प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेक्शन 4 में था रिजल्ट्स ट्रांसफ़र नहीं करने हैं आपको। सेक्शन 5 में था कोलैबोरेटिव, कुछ ऐसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स है जिसमें अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 6 में था आईपीआर से रिलेटेड, अगर आपको क्या कहते हैं कोई आपने इन्वेंशन किया है तो पहले आपको प्रायर अप्रूवल लेना होगा एनबीए का, आप 3(2) के लिस्ट में आते हो तो, और रजिस्टर करना होगा एनबीए से अगर आप 7 वाली लिस्ट में आते हो तो। नेक्स्ट, सेक्शन 7 में था कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को आपको प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा, और उसके कुछ एक्सेप्शंस देखे हमने, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में, ओके।
आई होप समझ में आया हो, और कोई कन्फ्यूजन हो तो डू कमेंट। थैंक यू।